हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइव सब्सक्राइब एवं कमेंट न की हो तो जल्द से जल्द लाइव सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। आज हम लोग इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का फिजिक्स लाइट चैप्टर नंबर 1 से संबंधित हम टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण। हम लोग पहले भी गोलीय दर्पण के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित इसका भेद जानेंगे, मतलब प्रकार। गोलीय दर्पण को हम लोग कन्वर्ड मिरर कहते हैं, अवतल दर्पण को हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं, कनसेव मिरर कहते हैं, और उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो यहाँ हम देखें सामान्य तौर पर कि गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो यह तो पता हो गया कि गोलीय दर्पण मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कनसेव मिरर कहते हैं और जबकि उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण होता है जो एक खोखला गोला का भाग होता है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, मतलब गोलीय दर्पण एक तरह का खोखला गोला का भाग हुआ। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो वह दर्पण जिसका बाहरी सतह उभरा हुआ रहता है, मतलब यह दर्पण जो हुआ एक खोखला गोला का भाग हुआ। अगर इसकी बाहरी भाग को अगर हम रस्तित कर देंगे तो यह बाहरी भाग हो गया उभरा हुआ, और इसका भीतरी वाला भाग को अगर हम रस्तित कर दिए तो यह भीतरी वाला भाग रस्तित हुआ। तो दर्पण में दो खोखले गोले का भाग होता है। इसको अगर इस तरह हम साफ कर दे तो यह दो दर्पण बन जाएगा, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण देखिए, वह दर्पण जिसका बाहरी वाला भाग उभरा हुआ रहता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसका बाहरी भाग उभरा हुआ रहता है। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। एक बार और परिभाषा रिपीट, वह दर्पण जिसका बाहरी वाला भाग उभरा हुआ रहता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे। तो वह दर्पण जिसका भीतरी वाला भाग, मतलब अंदर वाला भाग धंसा होता है या धसी होती है, अंदर वाला भाग धंसा होता है, उससे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो हम लोग जाने गोलीय दर्पण मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका बाहरी वाला भाग उभरा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और इसका फिगर यह हुआ। अब हम लोग जाने उत्तल दर्पण। तो वह दर्पण जिसका अंदर वाला भाग धंसा होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। और इसका फिगर यह हुआ। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ जानेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर कैसे लिखेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर।
तो सबसे पहले अवतल एवं उत्तल दर्पण में अंतर लिखने का नियम है कि लिखेंगे आंसर में कि अवतल एवं उत्तल में निम्नलिखित अंतर है, और अंतर लिखते समय इसको दो पार्ट्स में विभाजित कर देंगे। तो लिखेंगे आंसर, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। तो इसके बाद इसको दो पार्ट्स में विभाजित कर देंगे। एक तरफ लिखेंगे अवतल दर्पण और एक तरफ लिखेंगे उत्तल दर्पण। फर्स्ट नंबर में अवतल दर्पण में क्या लिखेंगे कि सबसे पहले दोनों का परिभाषा लिखें। तो पहले हम अभी थोड़ा देर पहले पढ़े कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो वह दर्पण जिसका बाहरी वाला भाग उभरा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो लिखेंगे वह दर्पण जिसका बाहरी वाला भाग उभरा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में देखे थे कि इसका अंदर वाला भाग धंसा हुआ था। वह दर्पण जिसका अंदर वाला भाग घिसा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब दूसरा नंबर में लिखेंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। दूसरा नंबर में उत्तल दर्पण में लिखेंगे इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तीसरा नंबर में देखेंगे कि जो अवतल दर्पण होता है यह प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करती है, जबकि उत्तल दर्पण प्रकाश के किरणों को अपसरित करती है। यह प्रकाश के किरणों को अभिसरित करती है। तीसरा नंबर में उत्तल दर्पण में लिखेंगे यह प्रकाश के किरणों को अपसरित करती है। चौथा नंबर में देखेंगे अवतल दर्पण में कि अवतल दर्पण की जो दिशा होती है वह केंद्र की ओर होती है, दर्पण की ओर, और उत्तल दर्पण की जो दिशा होती है वह केंद्र की विपरीत ओर होती है। तो चौथा नंबर में लिखेंगे इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है।
उत्तल दर्पण में लिखेंगे चौथा नंबर में, इसकी दिशा केंद्र के विपरीत और होती है। लास्ट में देखेंगे 5वां नंबर में कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है या प्रकृति कैसा होता है, और उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है। तो अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वह सिर्फ काल्पनिक एवं आभासी होता है। तो 5वां नंबर में लिखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होता है। अब उत्तल दर्पण में जानेंगे 5वां नंबर, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति सिर्फ काल्पनिक एवं सीधा होता है। तो इस प्रकार हम लोग जानेंगे अवतल एवं उत्तल दर्पण में अंतर। तो अवतल एवं उत्तल दर्पण में जाने पहला नंबर में वह दर्पण जिसका बाहरी भाग उभरा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो पहला नंबर में परिभाषा लिखे। उत्तल दर्पण में देखें वह दर्पण जिसका अंदर वाला भाग घिसा हुआ रहता है या धंसा हुआ रहता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। दूसरा नंबर में देखें कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब हम तीसरा नंबर में देखें अवतल दर्पण में यह प्रकाश के किरणों को अभिसारित करती है एक बिंदु पर। उत्तल दर्पण में देखें यह प्रकाश के किरणों को अभिसारित करती है और इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, जबकि उत्तल दर्पण की दिशा केंद्र के विपरीत ओर होती है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होता है। उत्तल दर्पण में देखें कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वह काल्पनिक एवं आभासी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो है वृत्त से संबंधित पद। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। तो सबसे पहले हम वक्ता केंद्र देखेंगे। वक्ता केंद्र से हम पहले जानते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण हम जाने कि वो एक तरह का दर्पण हुआ। तो दर्पण एक खोखला गोला का भाग हुआ। तो हम जानते हैं कि दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। तो गोला एक तरह का वृत्ताकार भाग, तो खोखला गोला का भाग होता है। तो वक्ता केंद्र होता है कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है इसके अंदर स्थित एक बिंदु होता है जिसे हम केंद्र कहते हैं। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। एक बार और परिभाषा रिपीट। दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं और वक्ता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। वक्ता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे दूसरा नंबर ध्रुव जिसको पोल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम गोलीय दर्पण में देखेंगे तो गोलीय दर्पण में देखें कि दर्पण के वृत्तीय परिधि के व्यास को मतलब इसकी कुल लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं।
मतलब दर्पण के वृत्तीय परिधि के व्यास को, मतलब इसकी कुल लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो दूसरा नंबर में देखिए दर्पण की कुल लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तीसरा नंबर पे देखेंगे ध्रुव को पोल कहते हैं। तो दर्पण के बीच स्थित मध्य बिंदु को, या कहते हैं गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव को हम लोग पी से सूचित करते हैं, पी फॉर पोल, मतलब गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, ध्रुव से संबंधित एक रेखा खींच देते हैं। इसको मान लेते हैं हम लोग एफ मतलब फोकस दूरी, सी मतलब वक्रता त्रिज्या, और इसको अनंत मान लेते हैं। सबसे पहले देखें वक्रता केंद्र, उसके बाद द्वारक। तो दर्पण के वृत्तीय परिधि के कुल लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, और गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है ध्रुव को। चौथा पॉइंट पे देखेंगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं फोकस तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव मतलब पी और एफ मतलब फोकस। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं फोकस तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। लास्ट टॉपिक देखेंगे 5वां नंबर पे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। एक बार और परिभाषा रिपीट, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। 6ठा नंबर पर मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष में देखेंगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है। तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है। 7वां नंबर पर देखें, अगर इस अनंत के बीच अगर हम किस वस्तु को रख देते हैं, तो वस्तु को हम मान लिए ए बी कोई वस्तु है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वस्तु तक के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। वस्तु दूरी को यू से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वस्तु तक के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, और वस्तु दूरी को यू से सूचित किया जाता है। अब इसके बाद हम मान लेते हैं 8वां नंबर पर मुख्य फोकस, या इसी को फोकसांतर भी कहा जाता है। इसको कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। तो मुख्य फोकस जानते हैं, तो हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण हमेशा बाईं ओर से आती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है। तो इसको हम मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं डी। तो बी डी कोई रेखा है जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद यह एफ से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती ही प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस या फोकसांतर कहा जाता है। और इसी को हम लोग कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। कैपिटल मतलब बड़ा और स्मॉल मतलब छोटा। तो इसको देखिए मुख्य फोकस और एक फोकसांतर, जिसको हम एफ से सूचित करते हैं। अगर इसी को अगर हम ध्रुव से गुजारे तो यह बना मतलब वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच।
तो ना, तो इसको हम मान ले रहे हैं ए डैश और इसको मान ले रहे हैं बी डैश। तो यह हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं प्रतिबिंब तक के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो 9 नंबर पे आ जाएगा प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम लोग भी से सूचित करते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव प्रतिबिंब तक के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित किया जाता है। एक बार और इस सभी टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वक्ता केंद्र। तो वक्ता केंद्र हम जाने कि दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। वक्ता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। तो पहला तो जान गए कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। वक्ता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। अब हम देखें द्वारक। दर्पण की वृत्तीय परिधि की कुल लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। उसके बाद देखें ध्रुव। तो दर्पण गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है, मतलब इसको एफ पी बोलते हैं, पी फॉर पोल। अब हम देखें फोकस दूरी। तो P और F के जो बीच की दूरी होती है वह फोकस दूरी कहलाता है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं फोकस तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी को F से सूचित किया जाता है। उसके बाद देखें वक्ता त्रिज्या। तो वक्ता त्रिज्या में हम लोग बात करेंगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र मतलब C के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं और वक्ता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। उसके बाद हम देखें मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है। उसके बाद हम देखिए वस्तु दूरी। तो मान लीजिए कि C और अनंत के बीच किसी वस्तु को हम रख दिए, तो AB कोई लंबवत वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर लिए, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वस्तु तक के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं और वस्तु दूरी को सदैव U से सूचित किया जाता है। उसके बाद देखें मुख्य फोकस या फोकसांतर। तो हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण हमेशा बाईं ओर से आती है। तो प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती ही प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस या फोकसांतर कहते हैं। इसे F से सूचित किया जाता है। उसके बाद देखिए बस प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब जहां बना उसको हम मान लिए A डैश B डैश। तो यह हमारा प्रतिबिंब की दूरी हुआ। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं प्रतिबिंब तक के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हम वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना नहीं भूलिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वह जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके।